हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न विचारकों ने समाजीकरण के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज दी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर समाजीकरण के सिद्धांत की बात करें तो कूले का नाम आता है। समाजीकरण का सिद्धांत का अर्थ ही है कि आखिर में समाजीकरण होता कैसे है। जैसे कि अगर कोई एक शिशु है, जब वो जन्म लेता है तो उस समय एक वो जैविकी प्राणी के रूप में होता है और उसके बाद वो आखिर में किस प्रकार से उसका समाजीकरण होता है और वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। यही सबकी जो अलग अलग विचारक हैं उनकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं और इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कूले ने आखिर में क्या बात की है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनकी थ्योरी क्या कहती है। कूले का सिद्धांत, इनकी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि जो इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया है कूले ने, वो अपनी इसी पुस्तक में दिया है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कूले ने समाजीकरण का जो सिद्धांत दिया है वो अपनी किस पुस्तक में दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर किसकी पुस्तक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि ये चार्ल्स हर्टन कूले हैं। यहाँ पे मैंने इमेज मेंशन किया है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, चार्ल्स हर्टन कूले की ये पुस्तक है। यहाँ पे चार्ल्स हर्टन कूले की इमेज मैंने मेंशन किया है और ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रहे हैं। इनका ये जो सिद्धांत है इसको आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत भी कहते हैं या फिर लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसको इंग्लिश जो वर्ड है इसी को हिंदी में भी पूछ दिया जाता है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो ये चार्ल्स कूले के द्वारा दी गई है और ये जो कूले का सिद्धांत है इसी को आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत या फिर लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं। हर्टन एवं हंट का मत है, इन्होंने ऐसा माना है कि जो कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी या बनाई है इसमें जो लुकिंग ग्लास सेल्फ वर्ड है, ये जो वर्ड है इसको इन्होंने थेकरे की वेनिटी फेयर नामक कृति से लिया है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये कुछ परीक्षाओं में पूछ भी दिया गया है कि ये जो है वो कूले ने जो लुकिंग ग्लास सेल्फ जो शब्द लिया है वो कहाँ से लिया है। तो ये थेकरे की वेनिटी फेयर नामक पुस्तक से लिया गया है। एक और प्रश्न यहाँ पे बन के तैयार होता है कि वेनिटी फेयर जो है वो किसकी कृति है। तो ये थेकरे की है। और सॉरी, हर्टन एवं हंट का ये मत है, ये जो बात है वो किस विचारक ने कही थी। तो ये हर्टन एवं हंट ने कही थी। तो ये आप लोग तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। थेकरे कहते हैं ये जो कोट दिया गया है ये थेकरे के द्वारा कहा गया है। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है किसी परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि ये कथन किसका है और हाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये चार्ल्स कूले के कथन से मैच कर रहा है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये कथन जो है ये थेकरे का है। थेकरे ने कहा है कि संसार एक दर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वयं का चेहरा प्रतिबिंबित करता है। आप भौहें चढ़ाइए तो इसमें आप चिड़चिड़े दिखाई देंगे। आप इसकी ओर तथा इसके साथ हंसिए तो ये आपका खुशमिजाज व कृपालु साथी होगा। तो ये जो कोट है ये थेकरे के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन की जो प्रक्रिया है इसके 3 चरणों का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति यह सोचता है, ये पहला स्टेप है कि व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले व्यक्ति ये सोचता है कि आखिर में मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं।
दूसरा कि दूसरों के निर्णय के आधार पे कि आखिर में दूसरे लोग कैसा फीडबैक दे रहे हैं कि मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, इसके आधार पर वह स्वयं अपने बारे में सोचता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले देख लेते हैं। और तीसरा स्टेप जो है कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात गर्व अनुभव करता हूँ या फिर ग्लानि। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बड़ों का आदर करता है, या इस प्रकार की उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका व्यवहार है। तो जो बच्चा है वो ये सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, अच्छा रिजल्ट लाता हूँ, बड़ों का सत्कार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आखिर में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं अरे ये बच्चा बहुत अच्छा है। जैसे अगर बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो बोलेंगे ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनती है, सबसे हंसी खुशी रहता है, झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, बड़ों का आदर करता है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चा अपने बारे में स्वयं वैसा सोचने लगता है कि रियली मैं बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हूँ, बड़ों का आदर करता हूँ, या फिर मैं सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। और जब ये अपने बारे में ऐसा सोचता है कि मैं अच्छा हूँ तो उसे लगेगा, उसको फील भी होगा कि हाँ वो अच्छा है। अगर वहीं पे अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि कोई बच्चा है जिसके रिज़ल्ट बहुत ही पुअर आते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर उसकी नहीं बनती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर वो चिड़चिड़ा सा रहता है, इस तरीके का अगर नेचर है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लागू होगी कि व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो उसका हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, स्कूल में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो आखिर में लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कैसा हूँ। और जब लोगों का फीडबैक मिल जाता है कि अरे ये तो पढ़ने में बहुत ही बेकार है, पढ़ता नहीं है मन से, हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, तो वो अपने बारे में सोचता है कि मैं ऐसा ही हूँ कि सबसे लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ। और इस प्रकार से जैसा वो सोचता है वैसे ही वो अपने आप को मानने भी लगता है कि हाँ रियली मैं ऐसा ही हूँ। यही बात कूले कहते हैं कि आत्म दर्पण दर्शन, अर्थात हम खुद को समाज रूपी आईने में देखते हैं कि समाज हमें, जो समाज दिख रहा है, एक दर्पण रूपी समाज दिख रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं। दर्पण हमें वही दिखाता है जो हम होते हैं। और यही बात कूले कहते हैं कि जो हम होते हैं समाज उसी की प्रतिक्रिया देता है, और फिर हम उसी को बिलीव करते हैं कि रियल में हम वैसे ही हैं। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि शीशे के सामने हम जब खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर बहुत ही अजीब तरीके से हम दुखी हैं, रोए हुए हैं, या फिर गुस्से में हैं, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन है हमारे फेस पे, तो दर्पण में भी हमें सेम एक्सप्रेशन दिखता है। वहीं पे अगर हम बहुत ही खुशमिजाज हैं या बहुत ही अच्छे मूड में हैं, खिलखिलाता हुआ चेहरा है, तो दर्पण में भी हमें वैसा ही चेहरा दिखाई देता है। तो यही कूले कहते हैं कि समाज जो होता है वो व्यक्ति के लिए दर्पण का काम करता है, और जिस प्रकार से समाज की प्रतिक्रिया व्यक्ति को मिलती है वैसे ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है, और वैसे ही व्यक्ति अपने आप को मानने लगता है या वैसा ही वो बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी थ्योरी देख लेते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, GH मीड की। हाँ, GH मीड की। GH मीड का जो सिद्धांत है ये इनकी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दी गई है। तो ये आप लोग बुक जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पक्का अगर शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें ये बुक न पूछी जाए, ये बुक पक्का पूछी जाती है कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी
किसकी बुक है, या फिर मीड की थ्योरी पूछ दी जाएगी, या फिर मीड ने कौन कौन से जो जैसे कि जनरलाइज्ड अदर की बात है या सेल्फ की बात है, उन्होंने क्या कहा है, जनरलाइज्ड अदर क्या होता है। तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मीड से पूछ ही दिया जाता है, तो मीड अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इमेज मैंने मेंशन किया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक का नाम है, और ये उनकी इमेज बुक के साथ ही है। मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। मानते हैं मीड कि समाज को निर्माण करने वाला, समाज का निर्माता, समाज को बनाने वाला व्यक्ति ही होता है, अर्थात व्यक्ति को इन्होंने महत्व दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि दिमाग और स्व होता है, अर्थात खुद का जो आत्मचिंतन होता है वो होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है। मीड ऐसा कहते हैं कि स्व आखिर में क्या होता है, तो स्व जो होता है वो अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो एक सामाजिक संरचना है, और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। सॉरी, स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ऐसा कहते हैं कि जो स्व होता है वो आखिर में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई अगर शिशु है वो जन्म के समय एक जैविकीय प्राणी होता है, फिर उसकी अपनी जैविक आवश्यकताएं होती हैं। उसको भूख लगी है तो रोएगा, उसको कुछ भी सुसु पोटी लगी है तो भी वो रोएगा, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ पेट में दर्द है, कुछ भी ऐसा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी को ऐसे अजीब सा देख लिया तो रोएगा, कोई अननोन फेस देख लेता है, कोई अनजाना सा चेहरा दिख जाता है तो फिर रोएगा। तो इस प्रकार से जो स्व होता है उसको पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ सही है, क्या बुरी है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो होता है एक जैविकीय प्राणी से बड़ा होता है, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में जब धीरे धीरे समय बिताने लगता है, परिवार में माता पिता, दादा दादी, जो भी परिवार के सदस्य हैं वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उनको देखता है, उनको सीखता है, और उसी तरीके से वो अपने अंदर अनायास ही आत्मसात होता रहता है। तो यही बात कहते हैं कि जो ये स्व होता है एक सामाजिक संरचना के रूप में होता है, और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही, अर्थात जब तक स्व की फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, तब तक हम दूसरों के व्यवहारों से प्रभावित या अप्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो पहले हमारे खुद का अस्तित्व होता है। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है। एक बच्चा है जिसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और वो चाहता है कि मैं खा लूँ। तो छोटा अगर बच्चा है, जिस समय अभी मान लेते हैं कि 1 साल का है, उसे नहीं पता है, 9 महीने का 1 साल का बच्चा है, उसको जो मिलेगा वो किसी से मांग के भी खा लेगा, कि किसी के घर गया मांग के खा लेगा, मुझे भूख लगी है, मुझे दे दीजिए, वो और दे दीजिए आंटी, मुझे और दीजिए खाने के लिए। इस तरीके से बच्चा व्यवहार कर सकता है। लेकिन अगर वही बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में हो जाता है, उस समय माता पिता उसको ये शिक्षा दे चुके होते हैं कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो ऐसे ही नहीं कि कोई कुछ दे दिया हम तुरंत खाना शुरू कर दें, आराम से 1-2 पीस खा लो, वहाँ पे कहीं हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती न हो जाए। घर आना, जितना बोलोगे मैं खिला दूँगी या मैं खिला दूँगा। तो इस प्रकार से बच्चे के भी मन में आ जाता है, धीरे धीरे सिखा दिया जाता है। या फिर देखेंगे आप लोग कि ये डेली ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं। आप लोग देखेंगे कि हम किसी के घर जाते हैं तो प्लेट में चाय, नमकीन, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं कि जो प्लेट्स में नमकीन आया हुआ है या बिस्किट आया है, सबके लिए है कॉमन, तो वो उसी में से खाना शुरू कर देते हैं। फिर जिसने नमकीन दी है वो भी सोचता है कि पूरी नमकीन जूठी हो गई, और जो वहाँ पे मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में उनके पेरेंट्स आए हैं, आप बच्चे के माता पिता हैं, वो भी सोचेंगे किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चा कैसा है, मैंने इसे क्या सिखाया, नहीं सिखाया है। तो ये इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे
वही माता पिता बच्चे को बताते हैं कि बेटा आप जब कभी भी जाइए, अगर किसी के यहाँ हम लोग लेके जाते हैं आपको, तो ऐसे नहीं कि हम चम्मच से उसी में से मुंह लगा के खा रहे हैं और पूरा प्लेट जूठा कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी खाना रहता है। तो आप चम्मच से अपने हाथ में उठाइए, थोड़ा सा लीजिए और फिर खाइए, और थोड़ा ही खाइए। ऐसा नहीं कि हम पूरा वहीं पे मांग मांग के खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। आपको घर आइए वापस, आपको हम देंगे खाने के लिए। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे सीखता रहता है और फिर वो समझ जाता है। अभी जैसे जैसे बच्चा फिर बड़ा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, आने वाले समय में ऐसा हो जाता है कि बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं खाना है। अर्थात उसे ये पता चल चुका रहता है कि मुझे भले जाके घर खा लूँगा, लेकिन यहाँ अभी मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं मुझे दे दीजिए और मुझे खा लेना है। वो अपनी चीज़ों को दबाने लगता है, अपनी इच्छाओं को जो है वहाँ पे समाज के हिसाब से क्या ज़रूरी है बस उतना ही करता है। तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। अब यहाँ पे ये तो बात स्व की हो गई। सामान्यकृत आदर्श की बात या अन्य की बात मिटने की है। ये आखिर में क्या होती है इसको देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, ये जो होता है वो सामान्यकृत अन्य होता है, जनरलाइज्ड अदर्स। आप लोग टर्म से याद रख सकते हैं। जनरलाइज्ड मीन्स सामान्य से एक बात, अदर्स मीन्स दूसरों के द्वारा। तो दूसरों के द्वारा एक सामान्य रूप में मेरे लिए क्या नज़रिया है, क्या धारणा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कैसी हूँ नहीं हूँ, मेरा विचार कैसा है नहीं है, वही जो व्यक्ति अपने लिए देखता है, समझता है, सोचता है, वही सामान्यकृत अन्य या फिर जनरलाइज्ड अदर्स होता है। अब अगर हम मीड के सिद्धांत को एक सार तत्व के रूप में देख लें तो ये हम कुछ पॉइंट्स के रूप में यहाँ देखेंगे। इन्होंने कहा है कि समाजीकरण का अर्थ जो होता है वो व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से है। इन्होंने कहा है कि जो समाजीकरण है वो आखिर में है क्या। तो समाजीकरण जो है वो आत्म का, सेल्फ का, अर्थात हमारा खुद का जो एक जीवन पर्यंत जो विकास होता रहता है, यही सामाजिकरण कहलाता है। आत्म का विकास जो है वो दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है। तो आखिर में आत्म के विकास से ही हमारा सामाजिकरण होता है। अब आत्म का विकास कैसे होता है, तो जो सामान्यकृत व्यवहार है, दूसरे के जो व्यवहार हैं, समाज में एक हमें कॉमन व्यवहार जो दिख रहा है जिसकी वजह से समाज एक बैलेंस तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चल रही है, वही व्यवहार हमें भी सिखाया जाता है समाज के द्वारा। हमारे ऊपर भी उसे बोलेंगे कि थोपा जाता है, या बोलेंगे कि हमें वो व्यवहार बार बार सिखाया जाता है और हम उस व्यवहार को आत्मसात करते हैं। और इसी के कारण जो होता है हम अपने व्यवहार में उन सारे व्यवहारों को समावेशित करते हैं। आत्म के विकास के बाद यदि आत्म का विकास हमारा जब, अर्थात हमारा अपना खुद का हो गया कि हमें किस प्रकार से रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, तो आत्म के विकास के बाद ही जो व्यक्ति है वो जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है। अर्थात जब हमारा समाजीकरण हो गया, आत्म का विकास क्या है, यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स को जोड़ के देखिए कि समाजीकरण का अर्थ ही क्या होता है, व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से। और जब आत्म का यदि विकास होता है अर्थात हमारा समाजीकरण हो गया है, समाजीकरण हो रहा है, ये भी चीज़ कह सकते हैं। तो अगर समाजीकरण हमारा हो गया है या हो रहा है तो हम एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में बदल गए हैं। अगला पॉइंट यह है कि व्यक्ति का समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसकी सामाजिक व्यवहार उसके जैविकी या संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दें। तो दिया गया है कि व्यक्ति का समाजीकरण आखिर में किस मात्रा में हुआ है। किसी का कम होता है, किसी का बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आखिर में ये किस पे निर्भर होता है, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो सामाजिक व्यवहार है उसके द्वारा जो हमारा जैविकी और संवेगात्मक व्यक्तित्व है, अर्थात हमारी जैसे वही अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि हमें मन कर रहा है कि मैं बहुत सारा खाऊं,
लेकिन मैं 4 लोगों के बीच में बहुत सारा नहीं खा सकती हूँ क्योंकि लोग अच्छा नहीं मानेंगे, ये मैं सोच के और मैं बस थोड़ा सा खा के उड़ जाऊँगी। यहाँ तक लोग बोलेंगे अरे भूख लगी है तो और खा लीजिए, लेकिन मैं बोलूँगी अरे नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे और नहीं चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच के मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा ही खाना है। तो ये जो हमारी जैविकी और संवेगात्मक जो व्यक्तित्व है कि हमें मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन हम बहुत ही नियंत्रित तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इससे ये निर्भर करता है कि हमारी समाजीकरण जो है वो किस मात्रा में हुई है। अगला पॉइंट है कि स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्म का विकास है कि हमारे और दूसरे लोगों में क्या अंतर है, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है, दूसरे लोगों का व्यवहार किस प्रकार का है। तो यदि अगर हम इसमें भेद कर लेते हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि आत्म का विकास हमारा हो गया है। इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है, अर्थात अपना समाजीकरण करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है जब दूसरे से अपनी कंपेयर करता है कि उसका व्यवहार ऐसा है और मेरा व्यवहार ऐसा है, तो इसके हिसाब से फिर वो सोचता है कि मुझे सामने वाले की उस तरीके का व्यवहार करना है या नहीं करना है। तो उसके अनुसार वो उसे सीखता है या फिर नहीं सीखता है। तो इसी तरीके से अगर देखें तो वो तरह तरह की आदतें सीखेगा या फिर नहीं सीखेगा, या फिर उसका समाजीकरण किस लेवल तक होता है, ये सारी बातें इस पे निर्भर करती हैं। अब यहाँ पे एक और विचारक आते हैं, फ्रायड। फ्रायड जो है ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रियन जो विचारक रहे ये बोलेंगे कि ये एक मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कुछ थ्योरी दी है समाजीकरण के सिद्धांत के बेस पे कि आखिर में समाजीकरण किस बेस पे होता है। फ्रायड ने अपनी एक अलग थ्योरी दी है और इसका जो इन्होंने आधार माना है, सबकी थ्योरी कहेंगे कि जो एक विचारक थे, सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने समाज को और उन समाज किस प्रकार से देखता है हमें, या हम समाज को किस प्रकार से देखते हैं, ये सारी जो बातें थी इन सबको इन्होंने खारिज कर दिया और इन्होंने अपनी ही एक अलग थ्योरी दी है। और इन्होंने बोला कि जो मानव का समस्त व्यवहार है इसको लिबिडो ये कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है लिबिडो, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है कि लिबिडा जो है वो किसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो लिबिडा अर्थात इसका अर्थ होता है काम प्रवृत्तियाँ, इससे तय होता है। तो इन्होंने कहा था, फ्रायड ने कहा था कि जो मानव का समस्त व्यवहार है, अर्थात मानव किस प्रकार से अपना व्यवहार करे, ये जो है वो लिबिडो अर्थात जो काम प्रवृत्तियाँ होती हैं उससे तय होता है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि काम प्रवृत्तियों से अर्थ ये है कि जो हमारी जैविक इच्छाएं होती हैं उसमें हमारा माइंड इस लेवल तक नहीं सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो मुझे मन करेगा कि मैं खाना खाऊं। तो इस तरीके की जो होती हैं जैविकीय जो हमें बोलेंगे इच्छाएं होती हैं, तो इन्होंने कहा था फ्रायड ने कि उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसी के कारण जो होता है उस पर हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यही तय करता है कि व्यक्ति का समाजीकरण किस लेवल तक हुआ है। तो फ्रायड ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पे समझाया है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्व, अहम और परा अहम। ये तीनों जो है ये एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसको इंग्लिश में ईड ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि जो जैविकीय इच्छाएं होती हैं इसी को इन्होंने स्व कहा है या फिर ईड कहा है। आप लोग जीएच मीट के अगर कॉन्सेप्ट को देखिए तो उन्होंने भी स्व की बात की है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा।
वो भी स्व को कहते हैं कि जो मानव की इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी होती है, अगर समाज को साइड कर दें, समाज के व्यवहार को हम साइड कर दें, अगर जनरलाइज्ड अदर्स की बात हम ना करें, तो हम देखेंगे कि जो स्व होता है उसकी अपनी खुद की इच्छाएं होती हैं, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करने का मन करता है। तो यही बात फ्रायड भी कहते हैं। इसी को इन्होंने ईड कहा है। ईड जो होता है, इसमें जो होता है समाज हमारे बारे में क्या सोचता है हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारी जो विचार हैं या हमारी जो इच्छाएं हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसे अगर भूख लगी है तो वो तब तक खाता रहेगा जब तक कि उसकी भूख मिट न जाए। ये नहीं देखेगा कि लोग हमें ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कितना खब्बू हूँ, मैं कितना खा रहा हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने के लिए चाहिए। या फिर अगर देखें तो खेलने की बात आ गई, तो हम चाहे कोई कितना भी बोले कि तुम कितने घंटे से खेल रहे हो, कितने घंटे से क्या काम कर रहे हो, ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मन कर रहा है मुझे करना है। तो ये चीज़ जो होता है वो ईड में होता है कि ईड जो है किसी अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचता है। जैसे अगर उसको एक पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, वो बुक में ही लिखा हुआ था। अहम है, अहम जो होता है ये स्व अर्थात ईड और सुपर ईगो के बीच की कड़ी मानी जाती है। स्व और परा अहम के बीच की कड़ी होती है। अहम जो होता है इसमें थोड़ा ये क्या करता है, स्व को जो उसकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करता है, चाहे वो सही तरीके से हो या फिर गलत तरीके से हो। वो अहम जो है वो उसकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। वहीं पे परा अहम की बात करें तो परा अहम जो है वो बिल्कुल एक बोलेंगे कि नैतिकता को, एथिक्स को लेते हुए क्या सही है क्या गलत है, हमें गलत चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये परा अहम जो है वो सचेत करता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ये नहीं करना है तो नहीं करना है। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पे कुछ रखा हुआ है, खाने की चीज़ रखी हुई है, मान लेते हैं कि घर में ही है, या फिर मान लेते हैं किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। ईड जो कह रहा है, अब आप लोग इसको समझिए कि मान लेते हैं कोई पार्टी है, वहाँ पे हम लोग गए हैं और एक जगह प्लेट में खूब सारी मिठाइयाँ रखी हैं, बहुत ही पसंद की हैं। ईड जो है, स्व जो है वो ये कह रहा है कि मुझे ये मिठाइयाँ खानी हैं। तो स्व जो है वो बिल्कुल सोचेगा नहीं, वो खाने के लिए पूछेगा भी नहीं किसी से, खाना शुरू कर देगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चा जो छोटा बच्चा है वो किसी से पूछने नहीं जाएगा कि मुझे ये मिठाई खानी है या नहीं खानी, या फिर मुझे अगर यहाँ मुझसे ये मिठाई उठानी है तो किससे पूछनी है। वो उठाएगा, वहाँ से खाएगा, इवन वो खा के और नहीं पसंद आया तो वो उसको उसी में जूठा ही रख भी देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो स्व जो होता है अर्थात ईड जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है। अहम जो होता है इसको ये बोलेंगे कि मिठाई सामने रखी हुई है और मुझे खाने का मन कर रहा है, तो या तो मैं लेके खा लूँ या पूछ के खा लूँ, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि खाना तो मुझे है कैसे भी। तो अगर सब लोग वहाँ से कहीं इधर उधर हट जाएं तो फिर मैं चुपके से चुरा के खा लूँ, लेकिन खाना तो है। तो अहम जो है वो क्या करता है, ईड की जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको कैसे भी, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, उसको पूरा करने की कोशिश करता है कि मुझे अब ऐसा नहीं है कि मिठाई दिखा सामने और मैं खाने लगा, नहीं, खाने का मन तो कर रहा है, उसको कैसे भी मैं खाऊंगा, या तो किसी से पूछ के मांग के खा लूँ या फिर लोगों का ध्यान जब इधर उधर भटके तो मैं चुरा के खा लूँ, लेकिन मुझे उसे खाना है। वो ये नहीं करेगा कि बस गए और लग गए और खाने लगे, ऐसा नहीं करेगा। तो ये होता है अहम। लेकिन वहीं पे जब बात आती है परा अहम की, तो ये नैतिकता से भरपूर होता है। हमारे समाज में जो प्रथाएं हैं, रीति हैं, रिवाज हैं,
इन सभी को आत्मसात किए हुए होता है। अगर वो मिठाई सामने दिख रही है, खाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर वो सिचुएशन सही नहीं है कि हमें, अगर ऐसी सिचुएशन है कि मुझे खाने का तो मन कर रहा है बट हमें नहीं खाना चाहिए, लोग सही नहीं मानेंगे या मुझे भी सही नहीं लगेगा, तो जो परा अहम है वो कुछ भी हो जाए कहेगा नहीं, नहीं खाना है तो नहीं। अंदर से मन कर रहा है कि मैं खा लूँ, लेकिन कहेगा नहीं खाना है, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, तो नहीं खाना है। अभी इस समय सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं, कोई नहीं खा रहा है, मैं कैसे खा लूँ, तो नहीं खाना है। इस प्रकार से जो परा अहम होता है वो देखेंगे तो नैतिकता से भरपूर होता है, क्या सही है समाज की दृष्टि से वो सिर्फ वही करता है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो स्व है, अहम है, परा अहम है, अर्थात ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये आखिर में क्या अर्थ रखते हैं आप लोगों को अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से तीनों स्टेप्स को अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे विकिपीडिया के सोर्सेस हमें कुछ मिले और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको मिल गई फ्रायड से जुड़ी हुई। ये आप लोग सिगमंड फ्रायड की इमेज देख सकते हैं। इन्होंने कहा है, एक इमेज ये भी आप लोग देख लीजिए कि इन्होंने कहा है कि जो मानव का मस्तिष्क है, जो हमें दिखता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका सिद्धांत जो है वो मानसिक क्रियाओं के आधार पे ही समझाया गया है। तो इन्होंने कहा कि एक जो समुद्र में एक हिमखंड होता है उसी के तरह का होता है। चूँकि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो मानव का माइंड होता है उसको पढ़ने की कोशिश की थी, उसको समझने की कोशिश की थी। तो इन्होंने कहा था कि जैसे हिमखंड का बस कुछ भाग जो ऊपर का हमें दिख रहा है, बस यही कॉन्साइंस वाले कंडीशन में होता है, अर्थात चेतन अवस्था में होता है। बाकी जो अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो अचेतन या फिर अचेतन की अवस्था में होता है, जिसे हम नहीं समझ सकते हैं कि आखिर में हमारा मन चाह क्या रहा है। यह आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोगों को करने का कुछ और मन करता होगा, या फिर कहीं ऐसी स्थिति है कि हमको जाने का मन भी कर रहा है, नहीं भी मन कर रहा है, मन आखिर में चाह क्या रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वाली स्थिति इन्होंने बताई थी। अब यहाँ पे कुछ इनसे इम्पॉर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण का संप्रदाय अपनी लोकप्रियता के कारण बहुत चर्चित रहा। फ्रायड ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से ये जो भी मैंने 4-5 पुस्तकें यहाँ पे मेंशन की हैं, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो इसी तरीके का होता है कि फ्रायड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया। ये हर किसी को पता है, लगभग सोशियोलॉजी का हर स्टूडेंट ये जानता होगा कि फ्रायड जो हैं उन्होंने लिबिडो और फिर ईड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया है, इतना ज़रूर पता होगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही कम रेयर पता रहता है, जो कि पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे कि इनकी एक पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी पुस्तक है ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो। तो यहाँ पे इनके जो बुक का नाम है उसी में ईगो की बात आती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटेम एंड टैबू, ये बुक भी एक इन्होंने लिखी है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगर हो सकता है कि ये बुक पूछ दी जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि टोटम एंड टैबू पे बहुत सारे विचारकों ने काम किया है, लेकिन टोटम एंड टैबू नाम से जो बुक लिखी गई है वो फ्रायड के द्वारा लिखी गई, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इनकी एक और पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, तो ये आप को कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इनकी अंतिम पुस्तक जो बोला जाए कि इन्होंने अपनी आखिरी पुस्तक कौन सी लिखी थी, तो ये थी मोजेस एंड मोनेथिज्म। तो ये आप लोग ज़रूर ये फ्रायड का जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इसे पूछ दिया जाए।
अब हम लोग देख लेते हैं फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को, जो है कुछ हम लोग और भी यहाँ पे फ्रायड से संबंधित चूँकि बहुत ही कम कुछ आंकड़े मिलते हैं हम लोगों को, या बोलेंगे फैक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैं विकिपीडिया पे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये फिर से एक बार हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए। फ्रायड का हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो कुछ और भी चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यदि पूछ दिया जाए कि किस विचारक ने दिया है तो ये फ्रायड हो जाते हैं। ये अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ी अलग सी थ्योरी लगेगी आप लोगों को, तो इसी को इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा है। इसे फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है कि आखिर में ये कौन सी अवस्थाएं हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक अपने और लेक्चर में किसी डिस्कस किए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये ऑलरेडी हम लोग इसी सोशलाइजेशन की जो समाजीकरण के सिद्धांत चल रहे हैं इसी में किसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे। पहली अवस्था इन्होंने मौखिक अवस्था बोली है, इन्होंने इसे ओरल स्टेज कहते हैं और ये जन्म से 1 वर्ष तक होता है। ये जो 5 अवस्थाएं हैं ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा जो है ये गुदा अवस्था कहते हैं, इसे अनल स्टेज कहते हैं और ये 2 से 3 वर्ष तक होता है। तीसरा जो है वो लैंगिक अवस्था होता है, इसे फैलिक स्टेज कहते हैं और ये 4 से 5 वर्ष तक होता है। चौथी अवस्था इन्होंने सुषुप्ता अवस्था का है, यहाँ पे और लगा दीजिएगा, अवस्था का है, इसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं और ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। और फिर ये 5वीं अवस्था जो है वो जैनिक अवस्था है अर्थात जेनेटल स्टेज और इसे 12 से 20 वर्ष तक मानते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं जो हैं ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इन्हीं के आधार पर उन्होंने विवादास्पद इलेक्ट्रो और ओपिडस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी थी। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इसके बारे में फ्रायड ने चर्चा की है, जिसके अनुसार शिशु की लैंगिक शक्ति प्रारंभ में खुद के लिए प्रभावी होती है, अर्थात जो उसकी अपनी लैंगिक पहचान है तो बचपन में से ही वो अपने खुद के लिए अपने इफ़ेक्टिव होती है, जो धीरे धीरे दूसरे व्यक्तियों की ओर उन्मुख होती है। इसी कारण पुत्र जो होता है वो माता की ओर तथा पुत्री जो होती है वो पिता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसके कारण लड़कों में माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति प्रतिद्वंदिता उत्पन्न होती है। ये बात फ्रायड कहते हैं, जिसे फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर लड़कों का जो माता के प्रति प्रेम होता है तो ये जो होता है ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं पे लड़की का जो होता है वो अगर पिता के प्रति प्रेम दिखाई देता है तो वो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह बहुत विवादास्पद और चर्चित अवधारणा इनकी रही है। फ्रायड इन संकल्पनाओं की सत्यता साबित करने के लिए आंकड़े नहीं दे पाए थे। उन पर आलोचकों ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपने अनुभवों को इन प्रेक्षणों के साथ मिश्रित किया और जो कुछ भी उनके रोगियों ने कहा उस पर उन्होंने आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। फ्रायड पर यह भी आरोप लगे कि वह मनोविज्ञान में ज़रूरत से अधिक कल्पनाशीलता और मिथकीय ग्रंथों का जो घालमेल अर्थात उसको मिक्स कर रहे हैं, यौन आवश्यकताओं की ज़रूरत से ज़्यादा या अधिक महत्व दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। क्योंकि अगर समाज की बात देखी जाए तो आप लोग ये देखेंगे कि सिर्फ अगर हम यौन आवश्यकताओं की बात करें तो यही सब कुछ नहीं होता है। इससे भी बढ़ के अगर हमारी समाज की किस प्रकार से रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसका ज़्यादा महत्व देखा जाता है और व्यक्ति उसके अनुसार व्यवहार करना पसंद करता है। यहाँ पे एक और विचारक हैं दुर्खीम, इन्होंने भी समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। तो आखिर में इनका समाजीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने समाजीकरण को किस रूप में देखा है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, एम.एल. दर्कहाइम की ये पुस्तक है और इसी में इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा कि दुर्खिम ने जो समाजीकरण की अपनी थ्योरी दी है वो अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में दी है। इन्होंने कहा है कि समाजीकरण के लिए जो ये 2 पॉइंट्स हैं दुर्खिम की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं कि सिर्फ यही दोनों जो हैं वो समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने पहला जो बताया है वो है सामूहिक प्रतिनिधित्व अर्थात कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है सामूहिक चेतना अर्थात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब आखिर में ये कैसे समाजीकरण में सहायता करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि कलेक्टिव प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है। जो समाज में हमें रीति रिवाज दिखते हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो भी इस तरीके के हमें तथ्य दिखते हैं, वो जो मानव है, अगर किसी एक प्रत्येक मानव की बात करें तो उनके व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि समाज जो होता है इसमें जो प्रथाएं परंपराएं आदि जो होती हैं वो किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उसके लिए वो जिम्मेदार होती हैं, उन्हें बाधित करती हैं, उनसे बाह्य भी होती हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि जो कलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का जो काम करते हैं तथ्य, जैसे कि प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, ये सभी की सभी हमसे बाह्य होती हैं, और लेकिन हमें समाज में वैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य भी करती हैं। तो बाध्यता और बाध्यता दोनों का गुण इनमें पाया जाता है, और इसी कारण से जो एक जैविकी प्राणी के रूप में जो व्यक्ति होता है वो इनको सीखते हुए, क्योंकि एक सामूहिक रूप से देखा जाए पूरे समाज की मान्यता एक है कि इस समाज में इस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा, या यहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो इस तरीके के हैं, इसको हमें फॉलो करना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो होता है इन रीति रिवाजों, जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, इन सब को आत्मसात कर लेता है, और जो आत्मसात किया जाता है ये प्रक्रिया बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है, और इन्हीं को आत्मसात करते हुए उस व्यक्ति का, या बोले कि उस जैविकीय प्राणी के रूप में उस व्यक्ति का समाजीकरण होते होते वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने 2 जो पॉइंट हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना, क्योंकि समूह में जब चेतना होगी तभी तो हम एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवहार करना है, या फिर समाज में किस प्रकार के जो विचार हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इनको हम आत्मसात कर पाएंगे। अगर चेतना ही नहीं है हमें, अगर मान लीजिए कि समूह में किसी को कुछ और करने का मन कर रहा है, किसी को कुछ और करने का मन कर रहा है, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो जाएंगी। इसलिए एक सामूहिक चेतना का होना आवश्यक है, और जो ये हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ हैं, इन सबको एक हमारे अंदर आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वो समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपी जाती है, बाध्य की जाती है कि हमको इसी तरीके का व्यवहार करना है, और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समाजीकरण होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि समाजीकरण का जो सिद्धांत है इसमें जो हम लोगों ने किसको किसको पढ़ा, चार्ल्स कूले को, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को, फ्राइड को, दुर्खिम को, तो ये जो चारों विचारकों के कॉन्सेप्ट थे ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।